नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं बोला शील शुक्ला आपके साथ। और अब वक्त हो चला है कि आपको हर बड़ी खबर से बता देते हैं क्या चल रहा है। इससे पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं मुजफ्फरनगर से, जहां पर मुजफ्फरनगर में पुलिस और भाजपा नेताओं ने किसानों को पीटा है। यानी संजीव बालियान के सामने किसानों की पिटाई। मुजफ्फरनगर के शोरन गांव का ये मामला है, जहां पर किसानों की पिटाई की गई है। पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। तो आपको इस समय हम खबर बता रहे हैं मुजफ्फरनगर से, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि पुलिस और भाजपा नेताओं ने मिलकर के किसानों को पीटा है, जिससे संजीव बालियान के सामने किसानों की पिटाई की गई है। और मुजफ्फरनगर के शोरन गांव का पूरा मामला, तो किसानों की पिटाई से पूरे इलाके में इस समय तनाव का माहौल है। तो मुजफ्फरनगर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और भाजपा नेताओं ने मिल करके किसानों की पिटाई की है। संजीव बालियान के सामने ये किसानों की पिटाई की गई है। मुजफ्फरनगर के शोरन गांव का ये पूरा मामला बताया गया है, जिसकी वजह से किसानों की पिटाई के कारण पूरे इलाके में तनाव का माहौल। इसी के साथ ही भीम आर्मी प्रमुख को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। तो भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्नाव पीड़ित से मिलने पहुंचे थे। हिरासत में लिए जाने का भीम कार्यकर्ताओं ने किया है समर्थन। तत्काल चंद्रशेखर को रिहा करने की लगातार मांग की जा रही है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्नाव पीड़ित से मिलने जा रहे थे अस्पताल, और हिरासत में लिए जाने से भीम कार्यकर्ताओं ने किया है विरोध। तत्काल चंद्रशेखर को रिहा करने की लगातार उनके कार्यकर्ताओं द्वारा मांग की जा रही है। यानी भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उन्नाव पीड़िता से मिलने अस्पताल पहुंच रहे थे, उसी दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। तो उनके कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और तत्काल उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही खबरों में आगे बढ़ते हैं और अमेठी से खबर बताते हैं, जहां पर एक दिवसीय अमेठी दौरे पर गौरीगंज तहसील पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने आशियाने को बनाने के लिए फूलमती से मैदन मवई गांव में जमीन का बैनामा करवाते हुए रजिस्ट्री अपने नाम करवाई। इस दौरान स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी में सपने को साकार करने के लिए दोनों सरकारों ने भूमिका निभाई। 30 साल बाद मेडिकल कॉलेज बनवाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। अमेठी में बाईपास बने, इसके लिए जनता ने मुझसे आग्रह किया था कि इस प्रोजेक्ट को मैं पास करवाऊंगी। सौभाग्य है कि बाईपास का काम ही नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की सरकार में अमेठी को प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि अमेठी के इतिहास में आज तक अमेठी का सांसद अमेठी में कभी घर बनाकर नहीं रहे हैं। आज तक मैं अमेठी के किराए के मकान पर रह रही थी। आज मेरा यह सौभाग्य है कि यहां पर मैं आज घर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रही हूं। देखिए, अमेठी का जितना प्रेम, जितना आशीर्वाद मुझे मिला, इसके पीछे लोगों की मंशा ये थी कि कम से कम सांसद जो है वो उपलब्ध रहे। कोरोना काल में हम न्याय पंचायत बार जिला प्रशासन के साथ ई चौपाल लगा रहे थे, ताकि जनता को जिला मुख्यालय तक ना आना पड़े। कोरोना से पहले भी न्याय पंचायत बार मैं स्वयं दीदी आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ। अब खबर सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में पुलिस वाहन नियमों को लेकर सख्ती में है। पुलिस अब सीट बेल्ट और हेलमेट न लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले चल रहे सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत लोगों को सड़क नियमों के प्रति जागरूक किया जा चुका है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नियम न मानने वालों का कोई भी बहाना नहीं सुना जाएगा और पुलिस ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई ही करेगी। 4 पहिया गाड़ी पर सीट बेल्ट लगाना, अपनी गाड़ियों पर प्रॉपर नंबर डिस्प्ले करना, जातिवादी या संगठनात्मक कोई चिन्ह या नाम न लिखना, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसका अनुपालन करें। काफ़ी जागरूकता फैलाई गई, कार्यक्रम किए गए, स्कूलों में कार्यक्रम किए गए, नुक्कड़ नाटक किए गए, बड़े कार्यक्रम किए गए और अब समय कार्यवाही का है। आज
हमारे पुलिसकर्मी जो ऑफिस के हैं वो मेरे नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 2 टोलियों में शहर में भ्रमण करेंगे और इस बात का स्पष्ट संदेश देंगे कि हम 100% अनुपालन करेंगे। आजमगढ़ में सरकारी विभागों के कर्मचारी अधिकारी शासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लाख कोशिशों के बाद भी भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में आज एंटी करप्शन ब्यूरो की गोरखपुर इकाई की टीम ने सीएमओ ऑफिस में तैनात एक बाबू को 5,000 रुपए का घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि शिकायतकर्ता ने पहले ही संबंधित अधिकारियों से इस मामले में कार्रवाई की मांग की थी। मामला ये है कि हमारा जो हॉस्पिटल है वो ऑनलाइन हुआ है, उसके लिए एक सर्टिफिकेट जो जारी किया गया है वो सीएमओ से अप्रूव होता है और इनके पास मैं बार बार जाता था और आज मुझको पता मतलब काफ़ी मैं परेशान जब हुआ, इसके बाद फिर मैं ये प्रयास संस्था से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद हमको वहाँ से एंटी करप्शन का वो नंबर मिला और पता मिला। मैं जाकर के वहाँ शिकायत किया, जो आज टीम आकर के आज यहाँ आजमगढ़ के रानीसराय क्षेत्र में चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। इस काम की वजह से पुलिस और प्रशासन एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। बाधा बन रही दुकानों को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त करवा दिया। साथ ही कस्बे में मौजूद मकानों को भी ध्वस्त कराने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। इस मामले में एसडीएम गौरव कुमार का कहना है कि 2 दिन पहले लोगों को बता दिया गया था कि इसमें जो ये एनएच बन रहा है तो इसके चौड़ीकरण को लेकर लगभग दोनों तरफ काम चल रहा है। तो इसमें पीडब्ल्यूडी का पत्र प्राप्त हुआ था कि कुछ जो 400 मीटर का पैच है वहाँ पर अभी भी अतिक्रमण शेष है, उसको हटवाया जाना है। तो उसी के क्रम में आज जो है यहाँ पुलिस बल के साथ वो अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। पूर्व में जो है पिछले 2 दिन से इसमें अनाउंसमेंट कराई जा रही है कि स्वतः हटा लें, अन्यथा फिर जो भी नुकसान होगा उसके उत्तरदायी स्वयं होंगे। तो काफ़ी लोगों ने हटाया भी है। बाकी जो जर्जर मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत हो गई। छात्रा की मौत से परिवार वाले सदमे में हैं। छात्रा की मौत पर परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताते हुए गांव के ही एक युवक के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है और जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। सूचना आई थी कि एक लड़की शिवानी जो पेड़ों के झुंड में लटकी हुई दिखी है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक हम लोग घटनास्थल पर पहुंच गए तथा फील्ड यूनिट को बुलाया गया। फील्ड यूनिट ने अपने ज़रूरी साक्ष्य यहाँ पे एकत्रित किए हैं। लड़की की प्रथम दृष्टया देखने से डेड बॉडी 5-6 दिन पुरानी लग रही है और उसको उतरवाया गया है, उसको मोर्चरी भेजा जा रहा है। जांच शुरू हो गई है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उचित तथ्यों के आधार पर लखनऊ की मडियाओं पुलिस ने एक शातिर टप्पेबाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी बैंकों में रेकी कर लोगों को शिकार बनाता था और फिर उनसे ही नकदी लूटकर फरार हो जाता था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से लूट की रकम भी बरामद की है। वहीं फरार चल रहे 3 आरोपियों की तलाश अब भी लगातार जारी है। इस गैंग में 4 लोग थे जिन्होंने इस घटना को कारित किया है, जिसमें कन्नू, मनीष और इसका साथी धर्मू, ये 4 लोगों ने मिलकर के 9 लाख की टप्पेबाजी को अंजाम दिया था। इसके अलावा सादतगंज में भी 1 लाख की, गोसाईगंज में 4 लाख की और ताल कटोरा में लगभग 44,000 की लूट टप्पेबाजी करके इन्होंने की थी और इस घटना को इन्होंने पूछताछ में बताया है। ताज नगरी आगरा में हिंदूवादी संगठन अंतर्राष्ट्रीय जिला मुख्यालय पर पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपर जिलाधिकारी नगर के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि बीते 2 दिन पहले संगठन के पदाधिकारियों ने सड़कों पर बनी अवैध मज़ारों और मस्जिदों के खिलाफ अपर जिलाधिकारी नगर को 72 घंटे में कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया था, जिस पर कार्रवाई न होने से नाराज कार्यकर्ताओं ने आज जिला मुख्यालय पर पहुंचकर जमकर हंगामा करते हुए धरने पर बैठ गए। वहीं संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रशासन हिंदुओं के बने मंदिरों पर कार्रवाई करने में नहीं चूकता है और मजार और मस्जिदों पर शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करता है। और अपर जिलाधिकारी अबनीश अवस्थी का कहना है कि संगठन के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया था, जिस पर कार्रवाई के लिए भेज दिया है।
4 दिन पहले इन्होंने एक ज्ञापन दिया था जिसमें इन्होंने ये आरोप लगाया था कि जनपद आगरा में जगह जगह जो लोग बाग बाजार का जो है विस्तार कर रहे हैं। तो एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था और उस ज्ञापन को जो है कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग को भी भेजा गया है। जांच कराई जा रही है और जो विधिक कार्रवाई हो की जाएगी इसमें। आगरे में आए दिन कहीं ना कहीं मज़ारें बनाई जा रही हैं जो कि अवैध हैं। उनके द्वारा रास्ते पे एक्सीडेंट भी होते हैं, काफ़ी लोग समय से पहले गुजर जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि जो जगह जगह पर अवैध मज़ारें बनाई जा रही हैं, अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। 72 घंटे पूर्व हमने एडीएम सिटी साहब को एक ज्ञापन दिया था, जिस प्रकार से पहले मैं फ़ोटो दिखा चुका हूँ अवैध मज़ारों के संदर्भ में। उन्होंने उस पर अभी तक कोई कार्य नहीं किया और ना ही हमको उस पर कोई अभी तक आश्वासन मिला है। अगर हम लोग मंदिर में आरती करते हैं या कुछ करते हैं तो हमको। औरैया के बिदुना रामगढ़ इलाके में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस टक्कर के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिसके बाद 2 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सफाई मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया है। इसी के साथ घायलों के परिवार वालों को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। तीनों जो है सड़क दुर्घटना में घायल हुए हैं। पेशेंट्स आए हुए थे, क्या है पूरा मामला, किस तरीके? ये 3 पेशेंट आए हुए हैं, तीनों जो है सड़क दुर्घटना में घायल हुए हैं, जिसमें कि कुछ हड्डियां टूटी हुई हैं तीनों लोगों की। तो उनको रेफर करने की आवश्यकता है, तो आवश्यक कार्रवाई करी जा रही है। इलाज देकर इनको रेफर। आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। आरोप है कि निर्माण की वजह से किसानों की जमीन को प्रशासन द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है और इसके बदले में जो उन्हें मुआवजा मिलना था वो अभी तक नहीं मिला है। किसानों का यह भी कहना है कि प्रशासन सड़क निर्माण करवाने वाली है, कंपनी के जरिए उनकी फसलों को भी बर्बाद कर रही है। आगे किसानों का यह भी कहना था कि तैयार फसलों के बाद भी प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण कर लिया। अब प्रशासन ने तानाशाही रवैया अपना रखा है। हम लोग वहाँ पर खड़े थे, ना किसी से बात हुई। पीएससी वाले आए, चढ़ाटी आया, उसके बाद लाठी बरसाने शुरू कर दी। न किसी की बात सुनी, मारते चले गए। हम कुछ लोगों का पार फूट गया, हाथ पैर में घाव लग गए। औरैया में दिबियापुर थाना क्षेत्र के ग्राम उमरी में लोगों ने जुए की शिकायत थाना अध्यक्ष से की थी, मगर उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने जुए खेलते हुए लोगों का वीडियो बना लिया और सीधे पुलिस अधीक्षक को ट्वीट कर दिया, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। इस पर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि अगर इस प्रकार का कारोबार हमारे इलाके में पनप रहा है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, गांव उमड़ी का एक वीडियो है थाना डिबियापुर में, जिसमें कुछ लोग वहां पे जुए और सट्टे की हार जीत की बाजी लगाते हुए देखे जा रहे हैं। इसमें डिबियापुर पुलिस को संज्ञानित कर दिया गया है और कठोरतम कार्रवाई करनी। सीतापुर में मिश्कित नहर चौराहे के पास एक गाड़ी ने महिला समेत 3 लड़कियों को टक्कर मार दी। इस टक्कर में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीनों लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद 3 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। साथ ही पुलिस फरार गाड़ी चालक की तलाश में जुट गई है। सोनभद्र में एक निजी जगह पर राष्ट्र गौरव अलंकरण सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर खोजी पत्रकार विवेक पांडे को सम्मानित किया गया। इसके अलावा कार्यक्रम में जिले के कई लोग शामिल हुए। बता दें कि इस कार्यक्रम में एनटीपीसी वाराणसी के सहायक प्रबंधक मिथिलेश श्रीवास्तव को भी राष्ट्र गौरव अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया। यूपी सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपनी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। बजट में युवाओं, किसानों व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर हर किसी का ख्याल रखा गया है। बजट का आकार 5,50,270 करोड़ रुपए का है। इसमें नई योजनाएं शामिल की गई हैं। बजट को लेकर राजधानी लखनऊ में हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की। उत्तर प्रदेश में आज बजट आ चुका है और ये पहला ऐसा बजट है जो पेपरलेस हुआ है। इस बजट में और भी लोगों को क्या उम्मीदें थी वो
हम उन लोगों से जानेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं। हमारे साथ एक बाबा जी हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका? हमको शास्त्री बाबा कहते हैं। बाबा जी, आज जो बजट आया है उसमें अयोध्या राम मंदिर को लेकर के भी काफ़ी ऐलान किए गए हैं, तो आपका इस पे क्या कहना है? हम तो यही कहेंगे भाई, जो भी कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। नई अयोध्या बनेगी, भगवान का मंदिर बनेगा, तो इसमें सबको सहयोग करना चाहिए और सबका सहयोग लेना भी चाहिए, क्योंकि धर्म सबके लिए है और जो जैसा धर्म मानता है उसको वैसा अपनाना चाहिए। इसमें किसी को कोई ऐतराज़ करना भी नहीं चाहिए। तो आप खुश हैं इन सब चीज़ों से? हाँ, हम बहुत खुश हैं। योगी जी से हम बहुत खुश हैं। योगी जी से आप खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश हैं हम योगी जी से। तो बहुत ये खुश हैं। ये बहुत कुछ सबके लिए किया उन्होंने, सबके लिए किया है। चाहे बेरोजगार हो, चाहे नवयुवक हो, और चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे सर्विसमैन हो, सबके लिए ही कुछ ना कुछ उन्होंने किया है। लेकिन भैया ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। हाँ, जो मंदिर के पुजारी हैं वो भूखे मर गए कोरोना में। हाँ, ना कहीं पूजा पाठ मिला। अरे तो कुछ योगी जी उनको भी लिए भी सोचे होते भाई, उनके लिए भी कुछ करो योगी जी। तो आपका कहना है कि मतलब जो बजट आए उसमें थोड़ा सा लोगों के लिए भी सोचा जाए, जो महात्मा संत लोग हैं उनके लिए भी सोचा जाए। बिल्कुल, उनके लिए भी सोचना चाहिए। कुछ ना कुछ उनके लिए जरूर करो भाई, ना हो तो कुछ थोड़ा बहुत पेंशन ही दो उनको, भूखे मर रहे हैं। जैसा मैं ही भूखा मर रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है वहाँ पे। मैं संकल्प वाटिका पे रहता हूँ, वहाँ नदी के किनारे। तो ये आपने देखा, एक बाबा जी थे, और भी लोग हैं। ये बताइए, अभी बजट आया है आज उत्तर प्रदेश में, पहला ऐसा बजट था जो पेपरलेस बजट था। उसमें तमाम सारी घोषणाएं की गई हैं, लोगों के लिए बात किया गया है, किसानों के लिए भी बात किया गया। आपको क्या लगता है सरकार से कि और बजट में क्या चीज़ें आनी चाहिए, ये आपके लिए क्या कुछ फ़ायदेमंद हो सकता है? आपको क्या उम्मीद थी सरकार से? उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन उम्मीद में कुछ मज़ा नहीं आया। मज़ा नहीं आया? आप क्या चाहते हैं कि क्या और चीज़ें हों जिससे सुधार हो सके? अरे भैया, की बात हो या किसी गरीबों को रोजगार मिलना चाहिए। हाँ। और क्या? और कोरोना के बाद से जिस तरह से धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ रही है, उसमें और भी आपको क्या उम्मीद है? स्वास्थ्य को लेकर के क्या उम्मीद है आपको? मैं कोरोना भैया मास्क लगाओ अपना। अस्पतालों में और सुविधाएं करनी चाहिए सरकार। और क्या? कुछ उम्मीद है आपको? हाँ, देखो क्या करती है सरकार। और भी लोग थे हमारे साथ, यूथ भी हैं, युवा भी हैं, और भी लोग हैं। भैया एक मिनट आइए। आज अरे बात बजट आया है, सुनिए, आपके लिए ही बजट आया है। जिस तरह आप घर में रहते हैं, घर में आप कमा के लेके आते हैं, आपकी वाइफ एक बजट तैयार करती है कि भैया इतने में हमारा खर्चा चलाना है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में एक बजट सरकार लेकर के आई आज। उसमें तमाम सारी लोगों के लिए सुविधाएं की बात की गई हैं, आपके रोजगार के लिए भी बात की गई है, राम मंदिर निर्माण के लिए भी बात की गई है। आपको क्या लगता है कि और क्या चीज़ होनी चाहिए थी जो सरकार रखे, या आप खुश हैं इससे? आपको क्या लगता है? भैया हमें नहीं मालूम। क्या नाम है आपका? प्रेम। प्रेम, आपको इसमें कोई जानकारी नहीं है, मगर आप फिर भी कुछ उम्मीद रखते हैं कि आप लोग के लिए कुछ किया जा सके? कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं, खाली भूखे मर रहे हैं हम लोग। भूखे मर रहे? क्या करते हैं आप? बेटी रिक्शा चलाते हैं, जहाँ पे देखो पुलिस वाले रोकते हैं। और रुकते कहाँ पे? आप सोते होते कहाँ हैं? हम घर ही पे सोते हैं, न नौकरी है न कुछ है। बेटी रिक्शा खाली चलाते हैं और पुलिस वालों रोकते हैं, गाड़ी सीज कर देते हैं। हजरतगंज जाने नहीं दिया जाता हम लोग को। क्या ई रिक्शा चलाते हैं? हाँ, बेटी रिक्शा चलाते हैं, काम धंधा है नहीं हम लोग के पास। नौकरी करो तो 4,000 5,000 रुपये नौकरी मिलती है, क्या उसमें बच्चे पाले, क्या हम बच्चों को पढ़ाएं? मतलब आपको और सरकार से ये है कि कुछ सरकार ऐसा करे जिससे आपको रोजगार मिल सके? वो अरे सरकार से तो हमको बहुत कुछ कहना है, मगर वो सुने तब ना। नहीं, तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है ना कि आप बताएंगे तब सरकार तक पहुंचेगा, इसीलिए हम करें। ये चाहते हैं बेटी रिक्शा हजरतगंज में जाने दीजिए, हमारे बीवी बच्चे पढ़े। हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे आगे चल के तरक्की करें। तो आपको, आपका कहना है जो एजुकेशन को लेकर के भी, शिक्षा को लेकर के भी सरकार को और सोचना चाहिए, जिसमें गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी जो शिक्षा हो, आगे बढ़े, तभी ना वो नौकरी कर पाएंगे, रोजगार हो पाएगा। वो तो बात सही है, मगर है ना। तो ये लोग थे, ये आम जनता थी, गरीब जनता थी। और भी हमारे साथ यूथ भी हैं, युवा भी हैं, युवा क्या सोचता है भाई? क्या लगता है, आप जो बजट आया उस बजट को लेकर के युवाओं के लिए, शिक्षा को लेकर के भी बात की गई थी, राम मंदिर निर्माण को लेकर के भी बात रखी गई, और तमाम सारी बातें थी। आपको क्या लगता है? नहीं, वैसे सही है। सही है? हाँ। आप संतुष्ट हैं इस बजट से? संतुष्ट है, और अभी शिक्षा पे और ध्यान देना चाहिए सरकार को। शिक्षा पे? हाँ। शिक्षा पे क्या, किस तरीके का ध्यान देना चाहिए? शिक्षा पे जैसे फीस वगैरह बहुत कुछ हाई कोरोना की वजह से दिक्कतें आई। हाँ, जिस तरह ऑनलाइन सिस्टम किया गया,
अब इसको कॉलेज वॉलेज खुलाया जाए धीरे ऑनलाइन में दिक्कत हो रही है। ऑनलाइन में आप लोग को ज़्यादा मतलब उसमें संतुष्टि नहीं हो रही है पढ़ाई से? कुछ दिक्कत ये हो रहा है घर पे जो चीज़ें वो नहीं हो पा रही, जो चीज़ वहाँ पे कॉलेज में होगी, अब इसको ध्यान दिया जाए। तो ये यूथ थे, इनका भी कहना था कि जिस तरह से कोरोना की वजह से दिक्कतें आई तो सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और भी लोग थे, हम इनसे बात करेंगे। बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी आपके सामने रखेंगे। सरकार का जो बजट था वो कैसा था और जनता का क्या सोचना था इस बजट को लेकर के, ये थी मेरी आपके साथ। बहरहाल प्राइम टीवी से मैं अभिषेक सिंह, लखनऊ। योगी सरकार ने अपना पहला पेपरलेस बजट पेश किया। यूपी सरकार का ये बजट 5 करोड़ 50 लाख का था, जो भी अभी तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा। आज पेश हुए बजट को लेकर रायबरेली से हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की और बजट को लेकर लोगों की राय जानी। बजट में तो कुछ है ही नहीं, न उसके अंदर जो 30 लाख सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक प्रवासी मजदूर आए हैं उनके बारे में कहीं कुछ कहा गया है, न मनरेगा मजदूरों के बारे में कुछ कहा गया है, न ग्रामीण गरीबों के बारे में कहा गया है, न बूढ़े और बूढ़ी की जो पेंशन आती है उसमें बढ़ोतरी का कोई संकेत उसके अंदर नहीं है। तो बजट में न किसान के लिए कुछ है, खाली वो बता दिया कि हम किसान का दुर्घटना बीमा 5 लाख दे रहे हैं, तो बता दे ही रहे थे, तो उसको कहने की क्या ज़रूरत थी, तो उसके बारे में भी कहीं कुछ नहीं है। तो कुल मिला के इस बजट के अंदर किसी भी तबके के, समाज के किसी भी तबके के बारे में कहीं कुछ इसके अंदर है। 5.5 लाख करोड़ का लगभग बजट है ये। हमको उम्मीद है सरकार से, उम्मीद करते हैं कि इन गरीबों को, जो छात्र हैं, जो उज्जवल भविष्य जिनका अंधकार में जा रहा है, जो फीस के बिना जिनकी पढ़ाई छूट गई है, बहुत से ऐसे छात्र हैं गरीबों के जिनकी बीएड की पढ़ाई छूट गई है, बीटेक की पढ़ाई छूट गई है, एमबीबीएस की पढ़ाई छूट गई है। बिना फीस के वो नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनको स्कॉलरशिप बंद कर दिया है इस सरकार ने पिछले बजट में। आज योगी सरकार की कार्यकाल का आखिरी बजट पेश हुआ है, जो लगभग 5.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट है। इस बारे में हमने लोगों की राय जानी, लेकिन लोगों का ये कहना है कि बजट उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, जिससे घोर निराशा हुई है। प्राइम टीवी से ओम शंकर शुक्ला। कन्नौज के कोर्ट में पेशी के लिए जाते वक्त आरोपी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त गैंगस्टर नीलेश अपने कुछ साथियों के साथ कोर्ट जा रहा था, लेकिन पहले से घात लगाए बैठे 2 गुंडों ने नीलेश और उनके साथियों पर फायरिंग शुरू कर दी। नीलेश को फायरिंग में गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। इस खूनी गैंगवार के चलते एसपी ने पीएसी सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर दिया गया। साथ ही एसपी ने कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जनपद कन्नौज के थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव तहसीलपुर में एक व्यक्ति की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मौके पर जाकर के उस व्यक्ति की पहचान नीलेश पुत्र बालक राम के रूप में हुई। यह नीलेश जो मृतक है वह पिछले वर्ष हुई एक हत्या के मुकदमे में आरोपित था तथा इस वक्त जमानत पर बाहर था। इस संबंध में आगे की विधिक कार्रवाई की। तो इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।